हेलो एवरीवन, वरन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग इस एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज का शुरुआत क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से की है और आज हम लोग का 7वां दिन है और आज के दिन हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th नंबर चैप्टर द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरन्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग अभी तक कौन कौन से चैप्टर को कवर कर लिया है और आज के इस सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले द अर्थ इन द सोलर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को भी कंप्लीट कर लिया है, मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में भी पढ़ा है, मैप्स के बारे में जो बहुत ही छोटा टॉपिक है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन आज हम लोग कवर करने वाले हैं द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में, द मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले जो अर्थ का मेजर डोमेन में आता है वो है लिथोस्फीयर। क्या है? लिथोस्फीयर। यानी कि आज के क्लास में जानेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, फिर हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हम लोग अर्थ पे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अर्थ पे जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट है जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में हम लोग लिथोस्फीयर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। यानी कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि अर्थ का वो स्पेस जो पानी से घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है और जो वाटर का डिफरेंट फॉर्म है और सारे डिफरेंट फॉर्म मिलके के क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। वो उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि वाटर के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। यानी कि अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट गैस के लेयर हैं जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। उस एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेंगे बायोस्फीयर के बारे में। यानी कि अर्थ के उस पोर्शन में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यानी कि आज के क्लास में हम लोग ये चार जो मेजर टॉपिक है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक बहुत ही कंप्लीट रूप से हम लोग इसको कवर करने वाले हैं क्योंकि हम लोग अभी क्लास 6 में हैं। बस आपको यही जानना है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। इससे ज़्यादा अभी आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास में बढ़ेंगे यानी कि 6, 7, 8, 9, 10 तक जाएंगे, 11, 12 तक जाएंगे, सारा कंसेप्ट और इन सब को बहुत ही डिटेल में आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस आपको अभी यही जानना है कि लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा थोड़ा जानकारी हम इन सब के बारे में इकट्ठा करते हैं कि लिथोस्फीयर किसको बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर किसको बोलेंगे, एटमॉस्फेयर किसको बोलेंगे और बायोस्फीयर किसको। फिर हम लोग इन सब को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके डिटेल जानकारी लेंगे जितना पॉसिबल है क्लास 6 में उतना तक। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग कवर करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक लिथो और दूसरा स्फीयर। लिथोस का मतलब होता है रॉकी, क्या होता है? रॉकी। और स्फीयर का मतलब होता है यहाँ पे क्या? लेयर। यानी कि अर्थ का जो रॉकी लेयर है उस रॉकी लेयर को हम लोग लिथोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे। रॉक यानी कि सॉलिड, यानी कि सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? तो लिथोस्फीयर बोलेंगे। यानी कि लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है।
कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये जो लिथोस्फीयर बना हुआ है, जैसे कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जो हमारा अर्थ है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर, जैसे कि आप प्याज को देखेंगे, ओनियंस को देखेंगे, और ओनियन को जब आप छिलेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिलेगा। वैसे ही हमारे अर्थ को जब आप बीच में काटिएगा, बीच से काटिएगा, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेयर मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर में जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये लिथोस्फीयर उसी आउटर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल से मिलके बना हुआ है। यानी कि क्रस्ट और प्लस थिन लेयर ऑफ जो सॉइल है, ये दोनों को आप मिलाएंगे तो वहां पे आपका बन के तैयार होगा क्या बन के तैयार होगा? लिथोस्फीयर। ठीक, इस चैप्टर में आप लिथोस्फीयर को दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट होगा, पहला पार्ट को हम लोग बोलेंगे कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, और दूसरा जो पार्ट है उस पार्ट को बोलेंगे ओशियनिक लिथोस्फीयर। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर के बारे में, यानी कि अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ओशेनिक लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि जो ओशेनिक लिथोस्फीयर है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म है, वो लैंडफॉर्म आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो बस आपको यही जानना है कि जो हमारा लिथोस्फीयर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जिसपे हम लोग रहते हैं, जिसपे हमारा घर है वो है लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर बोलते हैं। एक है ओशियनिक, जो ओशियन के अंदर ओशियनिक फ्लोर पे जो मिट्टी है, सॉलिड जो पोर्शन है, उसको हम लोग बोलेंगे ओशियनिक लिथोस्फीयर। कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर और ओशियनिक लिथोस्फीयर में केवल इतना ही फर्क है कि जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर का जो चौड़ाई है, यानी कि जो थिकनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। कितना होगा? लगभग 30 to 35 किलोमीटर। कितना? 30 to 35 किलोमीटर। और जो ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियनिक जो लिथोस्फीयर है, वो है लगभग 5 to 7 किलोमीटर। कितना? 5 to 7 किलोमीटर। बस इतना ही डिफरेंट। अर्थ के ऊपर यानी कि कॉन्टिनेंट के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म है, माउंटेन्स है, और हमारे ओशियनिक फ्लोर पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म यानी कि माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग हायर क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर के बारे में, यानी कि अर्थ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगा। कोई दिक्कत? तो ये था लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? तो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ है, या आप बोलिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो किससे बना हुआ है? क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर बोलेंगे। कोई दिक्कत? ये था लिथोस्फीयर। अब आते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर दो वर्ड से बना है, एक है ह्यूडर, HUDOR, ह्यूडर, और प्लस स्फीयर। ह्यूडर का मतलब क्या होता है? वाटर, और स्फीयर का मतलब होता है लेयर। यानी कि अर्थ के ऊपर जो वाटर एग्जिस्ट करता है, वो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। आपको पता है कि वाटर के 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में वाटर हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। एक है वाटर वेपर के फॉर्म में, दूसरा आइस के फॉर्म में, और तीसरा लिक्विड के फॉर्म। तो जो वेपर के फॉर्म में जो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, वो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। जो सॉलिड फॉर्म में, आइस यानी कि सॉलिड फॉर्म में जो ग्लेशियर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वो भी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। और जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि रिवर में जो वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है, जो ओशियन में वाटर है, और जो लेक में वाटर है, ये सारे वाटर जितने भी आप इस फॉर्म में पढ़िएगा, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो आपको इतना तो पता है कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट गैस के लेयर हैं। जैसे कि एक सबसे फेमस जो गैसियस जो लेयर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ओजोन लेयर बोलते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सन से आने वाली डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रे से, या डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी को अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से, यानी कि अर्थ पे टकराने से क्या करता है? हमारा एटमॉस्फेयर हमको बचाता है। तो हमारे लाइफ एग्जिस्ट करे, हम सर्वाइव करें, उसके लिए हमारा एटमॉस्फेयर सही रहे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेयर क्या है? तो एटमॉस का मतलब होता है वेपर और वेपर का मतलब होता है गैस, यानी कि जो गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ है, ऑफ द अर्थ है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। तो जो गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। और इसमें जो मेन अभी अभी जो गैस हैं वो कौन कौन से हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है हमारे मेन गैस हैं, जो हमारे लाइफ को एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे जिस भी प्लेनेट पे ये तीनों स्फीयर यानी कि लिथो, हाइड्रो और एटमोस्फियर, जहाँ पे ये तीनों इंटरेक्ट करेंगे, तीनों एक साथ मिल करके आएंगे, वहां पे एग्जिस्ट करेगा बायोस्फीयर। क्या? बायोस्फीयर। यानी कि लिथोस्फीयर मान लो ये है, ये मान लो हमारा एटमोस्फियर है, और ये मान लो हमारा बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ये कौन सा स्फीयर है? ध्यान से देखो, ये मानो लिथोस्फीयर, ये मान लो हाइड्रो, और ये मान लो एटमॉस्फेयर। जिस पोर्शन में ये तीनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये पोर्शन जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट हो रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे बायोस्फीयर। जहां पे ये तीनों मेजर डोमेन अर्थ का, लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर, एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे में इंटरेक्ट करेंगे, वहां बनेगा बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का मतलब बस यही होता है, बायो में जो बायो है उसका मतलब होता है क्या है? यानी कि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। क्या है? अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये तीन मेजर डोमेन, लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर, एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, अर्थ पे या किसी भी प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करे, उसके लिए ये तीनों मेजर डोमेन का होना बहुत जरूरी। सोचो कि अगर हमारे अर्थ पे लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर नहीं है, तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे पानी के बिना और ऑक्सीजन के बिना? तो नहीं। अगर मान लीजिए कि इसमें से दो एग्जिस्ट करता है, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारे मेट्रॉइड्स हैं, वो आके टकराएंगे। अर्थ पे सन का अल्ट्रावायलेट रे आएगा, जिससे हमें स्किन कैंसर होगा। तो यहाँ पे बचना क्या है? मुश्किल है। तो तीनों जहां पे रहेंगे वहां पे लाइफ पॉसिबल है, अगर नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या होगा? द इंट्रैक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर। क्या होता है? जहां पे लाइफ एग्जिस्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत है? नहीं? तो चलिए अब हम लोग डिटेल में बारी बारी से सबके बारे में, यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में। ठीक, तो लिथोस्फीयर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अभी तो हम लोग जान गए कि लिथोस्फीयर होता क्या है। तो हमारा जो मेन अभी फोकस होगा लिथोस्फीयर में, वो होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फीयर, हमने आपको बताया कि जो हमारा अर्थ है वो प्याज के जैसा डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो उसके बाद वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। मेंटल। और जो लास्ट में और बीच में है तो हम लोग बोलते हैं क्या है? कोर। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे क्रस्ट और प्लस इस क्रस्ट के ऊपर इन लेयर्स ऑफ सॉइल। क्या है? थिन लेयर ऑफ सॉइल है, यानी कि मिट्टी का पतला चादर है। ठीक, ये जो मिट्टी का पतला चादर है क्रस्ट के ऊपर, और ये जो मिट्टी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ क्या करता है? तो सस्टेन करता है। क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल है, इसके कारण यहाँ पे लाइफ क्या करता है? सस्टेन करता है। और इसीलिए हम लोग क्रस्ट प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल को एक साथ लाते हैं, हमारा क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। क्या बनता है? लिथोस्फीयर बनता है। लिथोस्फीयर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, या सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, या सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर के बारे में।
अब कोई पूछे कि कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर क्या है, तो लिथोस्फीयर जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग चलते हैं, हमारा घर है, हमारा देश है, वही क्या है, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो सबसे पहले हम लोग एशिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे यूरोप, फिर हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका, फिर हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अंटार्कटिका। बस थोड़ा थोड़ा जानकारी, ज़्यादा कोई जानकारी हमें लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के पोजीशन को जान लें। तो अर्थ है, अर्थ को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हेमीस्फीयर में बांट दिए। जो हमारा इक्वेटर है, ये वाला इक्वेटर है, यानी कि जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये अर्थ को 2 डिफरेंट हेमीस्फीयर में, यानी कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर में क्या करता है, बांट देता है। इसमें नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और साउदर्न हेमीस्फीयर में बांट देता है। फिर है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये जो प्राइम मेरिडियन है, अर्थ को वेस्टर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में बांटता है। ईस्टर्न हेमीस्फीयर में क्या करता है, बांटता है। अर्थ पे 4 हेमीस्फीयर हैं। जब हम लोग लॉन्गिट्यूड से अर्थ को डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से डिवाइड करेंगे, इक्वेटर से डिवाइड करेंगे, तो अर्थ 2 डिफरेंट हेमीस्फीयर में बढ़ जाएगा, नॉर्दर्न और साउदर्न। जब हम लोग 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को लेकर चलेंगे तो वेस्टर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो जो हमारा पहला और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, पहला और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है एशिया। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया है। और जो हमारा एशिया है वो अर्थ के नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। क्या, जो एशिया है अर्थ के नॉर्दर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत, अर्थ यानी कि एशिया से जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड जो क्रॉस करता है वो कौन सा है, लैटिट्यूड है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब आपको बताना है कि एशिया से किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, एशिया के किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, उसके बाद ओमान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चाइना है। ये जो डिफरेंट कंट्री है वहां से एशिया के डिफरेंट इस कंट्री से क्या करता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों एक ही लैंड मास का पार्ट है, इसलिए कभी कभी हम लोग एशिया और यूरोप को मिला करके ये टोटल लैंड मास को हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। इस टोटल लैंड मास को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया, क्योंकि ये दोनों सेम लैंड मास। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट डिफरेंट डिफरेंट हैं, यूरोप और एशिया, ये सेम लैंड मास है लेकिन कॉन्टिनेंट अलग अलग है। इस कॉन्टिनेंट को अलग बनाने में जो मेन भूमिका निभाता है वो यहाँ पे एक माउंटेन है, और उस माउंटेन को हम लोग बोलते हैं यूराल माउंटेन। क्या बोलते हैं, यूराल माउंटेन। ये क्योंकि ये जो यूराल माउंटेन है ये एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है। और यहाँ पे टर्की के पास एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एशिया माइनर। क्या बोलते हैं, एशिया माइनर, यानी कि एशिया का यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है। क्या है, लास्ट पॉइंट। ठीक, एशिया है जिसके चारों तरफ से लगभग चारों तरफ से वो ओशियन से घिरा हुआ है। ऊपर है आर्कटिक ओशियन, एक साइड है पैसिफिक ओशियन, दूसरा साइड है मेडिटेरेनियन सी, और साउदर्न पोर्शन में है हमारा इंडियन ओशियन। क्या है, इंडियन ओशियन। ये क्या था, एशिया है। और एशिया में जो सबसे बड़ा जो माउंटेन्स हैं वो क्या है, हिमालय माउंटेन। क्या है, हिमालय माउंटेन। ये हिमालय माउंटेन कैसे बना, हमने आपको अभी बताया है कि जो हमारा ये लिथोस्फीयर है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट में डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड है। और ये जो लिथोस्फीयर है ये मान के चलो कि किसी एक लिक्विड पोर्शन पे, किसी एक लिक्विड पार्ट पे या लिक्विड चीज पे क्या करता है, ये तैरता रहता है, फ्लो करते रहता है। कभी कभी ये फ्लो करते करते 2 लिथोस्फीयर आपस में टकरा जाते हैं। जब ये 2 लिथोस्फीयर, जिसको हम लोग
ज्योग्राफी में टेक्टोनिक प्लेट के नाम से पढ़ेंगे। वो दोनों टेक्टोनिक प्लेट जब एक दूसरे से टकराते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा अर्थ का सबसे बड़ा और नया फोल्ड माउंटेन, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या वजह, किस नाम से? हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, हिमालय में जो माउंटेन चेन है, यहाँ पे सबसे जो बड़ा पीक है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसको हम लोग बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। कितना? माउंट एवरेस्ट। और इस माउंट एवरेस्ट का जो सी लेवल से हमारा हाइट है, सी लेवल से जो हमारा हाइट है वो है माउंट एवरेस्ट का जो सी लेवल से हाइट है वो 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर। अब बात आया कि ये सी लेवल क्या होता है। सी लेवल क्या होता है? जैसे कि देखो, मान लो कि यहाँ पे है हमारा माउंटेन, ये है लैंड, यहाँ पे आते हैं, यह है सी, यह है ओशियन का पार्ट, यह है सी, समुद्र। तो हम लोग इस सी लेवल से, ये वाला लेवल से, इस लेवल से हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट के हाइट को मेजर करते हैं। तो यहाँ से ये जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। कोई दिक्कत है? अब आइए यूरोप। यूरोप जो है वो 3 मेजर वाटर बॉडीज से सराउंडेड है। एक है नॉर्थ में आर्कटिक, वेस्ट में अटलांटिक और साउथ में मेडिटेरेनियन सी। कौन कौन सा? अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी से जो यूरोप है घिरा हुआ है। और यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड क्रॉस करता है वो है आर्कटिक सर्कल। क्या है? आर्कटिक सर्कल। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो जो माउंटेन चेन्स हैं वो है रॉकी माउंटेन्स और एल्पेशियन माउंटेन। और नॉर्थ अमेरिका से ही गुजरता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। फिर हम लोग पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका में बहुत इंपॉर्टेंट जो लैंडफॉर्म है, जैसे कि अमेजन रिवर है, अमेजन फॉरेस्ट है और एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन है जो 2 मेजर लैटिट्यूड को क्रॉस करता है। वो है ट्रॉपिक इक्वेटर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अर्थ पे जो एक कॉन्टिनेंट है, एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों जो मेजर, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्रॉस करते हैं, वो है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अफ्रीका से क्रॉस करता है इक्वेटर और अफ्रीका से क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सहारा डेजर्ट्स। सहारा डेजर्ट्स। अफ्रीका में लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वो क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है वो है नाइल। और साउथ अमेरिका में लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है वो है अमेजोन और लॉन्गेस्ट नाइल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हमें क्या क्या जानना है कि अफ्रीका से 3 मेजर जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों के तीनों गुजरते हैं। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट्स है वो क्या है? सहारा डेजर्ट्स। और सबसे लंबा जो रिवर है वो कौन है? नाइल रिवर। फिर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिका के। बस इतना ही जानकारी अभी आपको लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत है? बस आपको यह जानना है कि अर्थ पे मेजर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और ये तीनों, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसको आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। एशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद तीसरा नंबर पे कौन है, चौथा नंबर पे कौन है, पांचवा नंबर पे कौन है, ये पता करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले लिथोस्फीयर के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में डिटेल में फिर हम लोग डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। ये जो लिथोस्फीयर है ये बना हुआ है रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट का जो रॉक है उससे और रॉक क्रस्ट पे जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है उससे मिलकर के हमारा लिथोस्फीयर बना है। और इसमें जो सॉइल है उसमें सॉइल में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट है जिसके कारण अर्थ पे लाइफ क्या कर सकता है? सस्टेन कर सकता है, ठीक है? लाइफ सस्टेन कर सकता है। फिर लिथोस्फीयर जो 2 मेजर पार्ट से मिलकर बनता है, एक है कॉन्टिनेंट जो मेजर लैंड मास है और दूसरा है ओशनिक बेसिन या उसको हम लोग बोलते हैं ओशियन फ्लोर। इस क्लास में 6 क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन बेसिन के बारे में अभी हम लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है?
कॉन्टिनेंट्स यानी कि मेजर लैंडमार्क। कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो यूरोप है और एशिया है ये दोनों एक ही लैंड मास का पार्ट है। क्या है? एक ही लैंड मास का पार्ट है, जिसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। इतना हम लोग जान चुके हैं, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब चलिए डिटेल में एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्टिनेंट है, पहला जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया, एशिया क्या है? अर्थ का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और ये टोटल अर्थ के लैंड मास का, ध्यान से सुनिएगा, अर्थ का टोटल लैंड मास का 1/3 एरिया कवर। क्या? अर्थ का टोटल लैंड मास का 1/3 एरिया क्या करता है? कवर करता है। ये जो कॉन्टिनेंट है, ये जो कॉन्टिनेंट है अर्थ के ईस्टर्न हेमीस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक, एशिया जो कॉन्टिनेंट है अर्थ के ईस्टर्न हेमीस्फीयर में क्या है? लोकेटेड है। और इस हेमीस्फीयर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? पास करता है। कौन कौन से कंट्री से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है सऊदी अरब से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है यूएई से, ओमान से, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एशिया के किस किस कंट्री से पास करता है, किस किस कंट्री से होकर के गुजरता है, तो आपको याद करना पड़ेगा सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। कौन कौन? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। फिर से सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। ये जो डिफरेंट कंट्री है एशिया के, उस कंट्री से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? पास करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है सऊदी अरब से, यूएई से, ओमान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, म्यांमार से, चाइना से और ताइवान से। ताइवान से यानी कि टोटल एशिया के 8 कंट्री हैं जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है? पास करता है। कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? अगर वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना पड़ेगा तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। अगर ईस्ट टू वेस्ट करना पड़ जाए ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, यूएई, सऊदी अरब। ये सीक्वेंस आपको याद करना बहुत ही जरूरी है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत है? ठीक, अब आपको पता है, हमने बता भी दिया है कि जो हमारा यूरोप है और एशिया है, यूरोप और एशिया है, ये दोनों एक ही लैंड मास का पार्ट है। इसीलिए इस दोनों पार्ट को मिला करके हम लोग इसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूरेशिया बोलते हैं। और यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाला जो माउंटेन है, उस माउंटेन को हम लोग यूराल माउंटेन बोलते हैं। कौन सा? यूराल माउंटेन बोलते हैं, जो एशिया को यूरोप से क्या करता है? अलग करता है। कोई दिक्कत है? एशिया वाला में कोई दिक्कत है? तो आपको पता चल गया कि एशिया के किस किस कंट्री से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। आपको पता चला एशिया है जो पूरे अर्थ के लैंड मास का 1/3 एरिया खुद ऑक्युपाई करता है। जो हमारा एशिया है अर्थ के ईस्टर्न हेमीस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया के किस किस कंट्री से होकर के पास करता है? सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। ये है हमारा वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। अब आप इसको उल्टा करेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में आसानी से कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए एशिया को और यूरोप को अलग करने वाला जो माउंटेन है, उस माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूराल माउंटेन। यानी कि एशिया और यूरोप एक दूसरे से सेपरेटेड है, किस माउंटेन से? तो यूराल माउंटेन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है एशिया के बारे में जानने से? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप जो एशिया से बहुत ही छोटा है। ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया के वेस्ट में है। ठीक, यूरोप जो है एशिया के वेस्ट में है और यूरोप से आर्कटिक सर्कल है पास करता है। यूरोप से आर्कटिक सर्कल पास करता है। अब आपको बताना है कि आर्कटिक सर्कल यूरोप के किस किस कंट्री से होकर के पास करता है। ये जो यूरोप है 3 मेजर वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। ऊपर में है नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन और साउथ में मेडिटेरेनियन सी। साउथ में मेडिटेरेनियन सी। ठीक है,
अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है, बस आपको जानना यह है कि जो वेस्ट यूरोप है एशिया के वेस्ट में है, यूरोप से आर्कटिक सर्कल होकर के पास करता है। यूरोप है जो 3 मेजर वाटर बॉडीज से 3 साइड से घिरा हुआ है, एक साइड से लैंड मास से, दूसरा 3 साइड से वाटर बॉडीज से। कौन कौन वाटर बॉडीज हैं? तो नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन, वेस्ट में है अटलांटिक ओशियन और साउथ में है कौन सा? साउथ में है हमारा मेडिटेरेनियन सी। आपको यह भी याद करना पड़ेगा कि यूरोप में सबसे बड़ा बड़ा कंट्री है एरिया वाइज, जो कौन कौन से हो सकते हैं? तो फ्रांस है, जर्मनी है, यूक्रेन है, पोलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, यूनाइटेड किंगडम है, स्पेन, पुर्तगाल। ये जो है मेजर कंट्री हैं जो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अब आते हैं अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी कि अफ्रीका द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका है जो एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फिर आपको ध्यान देना होगा कि इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, यानी कि जो इक्वेटर है, क्या जो इक्वेटर है इस कॉन्टिनेंट के अफ्रीका से लगभग बीचों बीच से गुजरता है, बीचों बीच से गुजरता है। तो आपको ये तो पता करना ही है कि अफ्रीका से इक्वेटर पास करता है, ये जानना जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अफ्रीका के किस किस कंट्री से इक्वेटर पास करता है। अफ्रीका के किस किस कंट्री से इक्वेटर पास करता है? तो इक्वेटर पास करता है गैबोन से, कॉन्गो से, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से, फिर उसके बाद पास करता है युगांडा से, फिर पास करता है केन्या से और सोमालिया से। कहां से? सोमालिया से। यानी कि जो इक्वेटर है वो किस साउथ अफ्रीकन कंट्री से होकर के पास करता है? तो वेस्ट टू ईस्ट में अगर आपको जाना होगा तो सबसे पहले गैबोन, फिर कॉन्गो, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर युगांडा, केनिया और सोमालिया। कौन कौन? गैबोन, कॉन्गो, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। कौन कौन है? गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। यह हुआ वेस्ट टू ईस्ट। ईस्ट टू वेस्ट जाइएगा, सोमालिया, केनिया, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और गैबोन। ये सीक्वेंस आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ठीक, हमने अभी आपको बताया शुरू में ही कि जो 3 मेजर लैटिट्यूड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जैसे कि इक्वेटर जो हमने देख लिया, जो पास करता है गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया से। ठीक, साउथ अफ्रीका के किस किस कंट्री से होकर के इक्वेटर पास करता है? तो गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया और सोमालिया। अब बात आता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि बोलो क्या? यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अफ्रीका के किस किस कंट्री से पास करता है? तो वो पास करता है वेस्टर्न सहारा से, मॉरिटानिया से, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। कौन कौन है? वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। 1 2 3 4, यानी कि टोटल 6 कंट्री है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के क्या होता है? पास करता है। वो है वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। फिर पास करता है कौन सा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस किस कंट्री से होकर के पास करता है, ये बताना अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका के किस किस कंट्री से होकर के पास करता है। ठीक, अब आपको ये जानना है कि केवल एकमात्र ये कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों लैटिट्यूड पास करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, इक्वेटर पास करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास।
फिर जानना है कि दुनिया का सबसे हॉटेस्ट और सबसे बड़ा जो डेजर्ट्स है सहारा डेजर्ट्स, वो अफ्रीका में ही एग्जिस्ट। सहारा डेजर्ट्स वो इस पार्ट में अफ्रीका में यानी कि नॉर्थ अफ्रीका में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जो कॉन्टिनेंट है ये ऑल साइड से, चारों साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है और साउथ में मान लो कि संगम है दोनों का, इंडियन ओशियन अटलांटिक ओशियन का, और ईस्ट में इंडियन ओशियन है, अरेबियन सी है। क्या है, अरेबियन सी है। तो ये चारों साइड से ओशियंस और सी से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, सी से घिरा हुआ है। ठीक, अफ्रीका से वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, ठीक, क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो क्या करता है, पास करता है, फ्लो करता है। कौन कौन, ध्यान से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट्स सहारा डेजर्ट्स अफ्रीका से पास करता है, अफ्रीका में है। दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम कहाँ पे है, अफ्रीका में है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों लैटिट्यूड, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करता है, तो कौन सा है बोलो। ठीक है, तो अफ्रीका बारे में अभी कोई जानना है तो देखिए, अभी जो जानना है आपको यही जानना है कि अफ्रीका से तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा इक्वेटर है, जिसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लैटिट्यूड है वो पास करता है अफ्रीका से, क्योंकि सन है इन्हीं तीन लैटिट्यूड के बीच में क्या करता है, शिफ्ट करते रहता है। फिर अफ्रीका के किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और अफ्रीका के किस किस कंट्री से इक्वेटर पास करता है। और अब आपका होमवर्क है कि अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अफ्रीका के किस किस कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, गुजरता है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ध्यान से सुनिएगा, एशिया, अफ्रीका के बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। क्या है, तीसरा जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका जो साउथ अमेरिका से सेपरेट होता है वो है एस्थमस ऑफ पनामा। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कि एस्थमस क्या होता है। एस्थमस क्या होता है, तो एस्थमस होता है ए स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड मास हु कनेक्ट टू वाटर टू सेपरेट टू मेजर वाटर बॉडीज। जैसे कि मान लो कि ये है नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन और ये है साउथ अमेरिका वाला पोर्शन। ये देखो छोटा सा एकदम पतला सा लैंड मास है जो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को क्या करता है, सेपरेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं। इसी एस्थमस ऑफ पनामा के पास पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल है जो बहुत ही ज्यादा हमारा जो ट्रेड रूट है वो क्या करता है, कम कर देता है। सोचो कि यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का, नीचे है साउथ अमेरिका। अगर बीच में ये कैनाल नहीं होता तो यहाँ से, यानी कि अगर मान लिए इस अलास्का वाला पोर्शन से अगर किसी को इंडिया में जाना होता तो पूरा ये ट्रेवल करके साउथ अमेरिका के नीचे से ट्रेवल करके कहाँ पे जाना होता, उसको इंडिया के पास पहुंच। कोई दिक्कत है? तो ये जो पनामा कैनाल है हमारे ट्रेड रूट को क्या करता है, फास्ट बना देता है, यानी कि इजी बना देता है, हमारे लेंथ को, यानी कि एक दूसरे कंट्री के बीच के डिस्टेंस को क्या करता है, कम करता है। ठीक, ये जो तीन ओशियन से घिरा हुआ है, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक, और ये कहाँ पे है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब आओ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहाँ पे है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। ये कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ये टू ओशियन से सराउंडेड है, एक है बोलो कौन सा, अटलांटिक ओशियन, और दूसरा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। ठीक, जो साउथ अमेरिका है वो टू वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, एक साइड अटलांटिक ओशियन से और दूसरा साइड पैसिफिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है। एंडीज माउंटेन वो कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका में है, यानी कि द एंडीज, यानी कि द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट्स लेंथ ऑफ द नॉर्थ टू साउथ। यानी कि जो एंडीज माउंटेन है वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के, यानी कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ से लेकर के साउथ अमेरिका के साउथ तक रन करता है। यानी कि जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये दुनिया का सबसे लंबा क्या है बोलो, सबसे लंबा माउंटेन रेंज। फिर है इसके पास है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर, और वो कौन सा रिवर है, तो अमेजोन रिवर।
कौन सा रिवर है? अमेजोन रिवर है। और अर्थ का लंग्स कहाँ एग्जिस्ट करता है? तो अमेजन फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है। और इस अमेजन फॉरेस्ट से हमारा इक्वेटर पास कर, और इक्वेटर साउथ अमेरिका के किस किस कंट्री से पास करता है? तो इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील। कौन कौन? इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील से होकर के हमारा इक्वेटर नॉर्थ अमेरिका से पास करता है। कौन कौन? इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील। इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील से होकर के कौन पास करता है? तो इक्वेटर पास करता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो लैंड मास है जिसको हम लोग एस्थमस बोलते हैं, एस्थमस क्या होता है? अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मास, यानी कि टू लैंड मास को ज्वाइन करने वाला जो नैरोस्ट लैंड मास है, जो नैरोस्ट यानी कि जो पतला लैंड मास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एस्थमस बोलते हैं। और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला जो सबसे पतला जो इथी होता है, एरिया होता है, उसको हम लोग स्ट्रेट बोलते हैं। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में एकदम इंटायरली साउदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। और ये चारों साइड से, हर साइड से ओशियन से घिरा हुआ है। चारों साइड से क्या है? ओशियन से घिरा हुआ है। फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका है जो कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जहां पे साउथ पोल इसके सेंटर में लाई करता है। इसके सेंटर में साउथ पोल लाई करता है। किसके? अंटार्कटिका के साउथ, एकदम पूरा सेंट्रल रीजन में हमारा साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। और ये जो रीजन है परमानेंटली आइस से कवर है, और यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। और इंडिया का जो 2 रिसर्च स्टेशन है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, वो कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका जो कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अंटार्कटिका के एकदम सेंटर से, हमारा सेंटर में साउथ पोल है, साउथ पोल है। और ये जो रीजन है अंटार्कटिका का, हर सालों भर कंप्लीटली आइस से कवर है, आइस से कवर है। और यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल रिसर्च स्टेशन है। और इंडिया का 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पे है, एक है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये रहा हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट। कोई दिक्कत है? ये क्या रहा? लिथोस्फीयर का पार्ट। आपको इतना जानना पड़ेगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। और फिर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर होता है, ओशनिक लिथोस्फीयर होता है। कॉन्टिनेंटल में आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना। और आपको क्या क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले कि एशिया से जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास करता है, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो एशिया के किस किस कंट्री से पास करता है? ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों के तीनों साउथ अमेरिका, यानी कि साउथ अमेरिका का अफ्रीका से पास करता है। ये तीनों साउथ अफ्रीका के किस किस कंट्री से होकर के पास करता है, यानी कि ये सीक्वेंस आपको याद रहना बहुत ही जरूरी है। अब है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि ये किस वर्ड से आया है? ह्यूडर। और ह्यूडर का मतलब होता है वाटर। वाटर, आपको पता है कि वाटर का 3 डिफरेंट फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस यानी कि वेपर, लिक्विड में आ जाएगा रिवर वाटर, ग्राउंड वाटर और ओशियनिक या सी वाटर। फिर सॉलिड में आइस यानी कि जो ग्लेशियर। ये जितने भी वाटर के फॉर्म है और जहां जहां से जिस जिस प्लेस से हम लोग वाटर को कलेक्ट करते हैं, ये सारी मिलकर के अर्थ पे हाइड्रोस्फीयर। लेकिन अभी आपको बस यही जानना है कि अर्थ का जो लगभग 23% पोर्शन है वो वाटर बॉडीज से कवर। अर्थ के टोटल एरिया का 23% जो एरिया है वो वाटर से घिरा है। और केवल लगभग 27% जो एरिया है, 27% जो एरिया है वो लैंड मास। इस 23% में लगभग 97% के आसपास ओशियन वाटर है और केवल 3% है जो फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर में जो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में है वो ग्राउंड वाटर। कौन सा वाटर में है? ग्राउंड वाटर। बस आपको इतना जानना। अब जान लो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। वाटर के डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कि ओशियन, सी, रिवर, लेक्स, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर जो हमारे एटमोस्फेयर में है, ये सारे वाटर डोमेन के पार्ट है। कौन कौन? ओशियन, सीज, रिवर, लेक, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर और वाटर वेपर, ये सारे किसके पार्ट हैं? तो हमारे वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ के पार्ट है। अब इसका फीचर जान लो कि अर्थ है जो लगभग 21% 21 to 23%, कहीं कहीं 23% मिल रहा है। तो अर्थ है जो लगभग 23% जो अर्थ का पार्ट है, सरफेस है, वो वाटर से घिरा हुआ है।
इस 21% का 97% जो पोर्शन है ये साल्टी वाटर है, केवल 3% है जो फ्रेश वाटर यानी कि रिवर में वाटर है, लेक में जो वाटर है, ग्लेशियर में जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है वहाँ पे है। और इन्हीं 3% के पानी से यहाँ पे लाइफ के लिए भी जरूरी है, हमारा ह्यूमन एक्टिविटी फार्मिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसलिए जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस है, तो प्लीज़ आप लोग बचा के रखें, फालतू का खर्चा नहीं करें, ठीक है। केवल 3% है और इस 3% में हमें पीना भी है, हमें अपना ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको भी चलाना है और एग्रीकल्चर भी करना। पानी बचाना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले जानो ओशियन। ओशियन क्या है? ये हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर एंड दे आर इंटरकनेक्टेड। अर्थ पे जितने भी ओशियन है, कौन कौन ओशियन है? तो जैसे कि पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन है और आर्कटिक ओशियन। ये जितने भी ओशियन है ये सारे ओशियन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सेपरेटेड नहीं, ठीक है। तो टोटल मेजर 5 ओशियन। सबसे बड़ा कौन है? पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक और उसके बाद इंडियन ओशियन। फिर आता है, बोलो कौन सा? साउदर्न ओशियन। और सबसे छोटा कौन सा ओशियन है? तो आर्कटिक ओशियन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो थोड़ा थोड़ा हम लोग सबसे पहले सब में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पैसिफिक ओशियन ये लार्जेस्ट ओशियन है, इट स्प्रेड ओवर द 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ। क्या है? अर्थ के टोटल एरिया का 1/3। तो 1/3 एरिया में है हमारा एशिया और 1/3 एरिया में कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला है, जैसे कि अर्थ के कॉन्टिनेंटल पार्ट में जो सबसे बड़ा यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसका हाइट कितना है? तो सी लेवल से 8848 मीटर। लेकिन पैसिफिक ओशियन में जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है मैरीना ट्रेंच। क्या है? मैरीना ट्रेंच, यानी कि सबसे गहरा पार्ट जो पैसिफिक ओशियन का है वो क्या है? मैरीना ट्रेंच। यानी कि द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन का शेप कैसा है? सर्कुलर है और सराउंडेड है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से क्या है? सराउंडेड है। यानी कि ये वाला पोर्शन और उसका ये वाला पोर्शन ये टोटल कैसा है? सर्कुलर है। इसके इस साइड में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये हर साइड से लगभग हर साइड से क्या है? लैंड मास से घिरा हुआ है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है, जैसे ऊपर आर्कटिक ओशियन से और नीचे साउदर्न ओशियन। नेक्स्ट आते हैं अटलांटिक ओशियन। ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। ये एस शेप में है। किस शेप में है? एस शेप में है। ये अर्थ के वेस्टर्न साइड में, एक साइड में यूरोप और एक साइड में यूरोप और अफ्रीका है और एक साइड में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। यानी कि इस अटलांटिक ओशियन के वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और ईस्ट में यूरोप है और अफ्रीका है। और ये लगभग कैसा है? तो ये एस शेप में है। और ये इसका जो सरफेस है यानी कि जो कोस्टल एरिया है बहुत ही इरेगुलर है, जिसके कारण यहाँ पे नेचुरल हार्बर हो जाते हैं। इसके लिए तो पोर्ट्स के, ये क्या है? पोर्ट्स के लिए नेचुरल हार्बर है। यानी कि ये जो कोस्टलाइन है इसका बहुत ही इरेगुलर शेप में है, बहुत ही क्या है? इरेगुलर शेप में। कोई ज़्यादा जानकारी नहीं रखना है। इंडियन ओशियन है, ये थर्ड ओशियन है, लेकिन माने कि थर्ड लार्जेस्ट ओशियन है और ये केवल एक ऐसा एकलौता ओशियन है जो एक कंट्री के नाम पे है, वो क्या है? इंडिया, यानी कि इंडियन। इस ओशियन का जो शेप है वो लगभग ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक। इंडियन ओशियन किस शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक। इंडियन ओशियन है जो एक साइड में एशिया और अफ्रीका से और दूसरा साइड में एशिया और ऑस्ट्रेलिया से क्या है? सराउंडेड है, ठीक। और उसके नीचे साउदर्न ओशियन है जो इन सर्कल है किसका? तो जो हमारा अंटार्कटिक ओशियन है सर्कुलर शेप में। इस अंटार्कटिक ओशियन के चारों तरफ जो हमारा ओशियन है तो हम लोग साउदर्न ओशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउदर्न ओशियन। फिर उसके बाद है हमारा आर्कटिक ओशियन। ये लोकेटेड है आर्कटिक सर्कल के ऊपर, यानी कि नॉर्थ पोल को सराउंड करता है और ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से और अटलांटिक ओशियन, ठीक है। ओशियन के बारे में जान लो तो पैसिफिक ओशियन ये क्या है? लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशियन है। डीपेस्ट पार्ट क्या है? मैरीना ट्रेंच है। अटलांटिक ओशियन बिजिएस्ट ट्रेड रूट है अटलांटिक ओशियन में। इंडियन ओशियन ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री, यानी कि इंडियन ओशियन एक ऐसा कंट्री है जो केवल एक कंट्री के नाम पे, इकलौता एक ऐसा ओशियन है जो एक किसी कंट्री के नाम पे है, इंडिया के नाम पे। फिर साउदर्न ओशियन जो अंटार्कटिका के सराउंड है और आर्टिक ओशियन जो नॉर्थ पोल के सराउंड है। अब आते हैं एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर को क्या बोलते हैं? गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ।
गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं, बोलो, एटमोस्फियर। गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर। यानी कि अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस, अर्थ है जो लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर। क्या बोलते हैं, एटमोस्फियर बोलते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। ठीक, यहाँ पे जो एयर का थिन लेयर है, यानी कि सोचो कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के निचला पोर्शन में ही क्या है, एयर एग्जिस्ट करता है। अर्थ के ऊपर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे एयर यानी कि ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, न के बराबर है। इसलिए माउंटेन पे जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते हैं, माउंटेनियस इलाका में, एरिया में, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का जरूरत पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे हमारा ऑक्सीजन का जो लेवल होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक, तो थिन, ये जो एयर का जो थिन लेयर है वो अर्थ के जो अपर मोस्ट लेयर है यानी कि क्रस्ट है उसी के आसपास है, जिसको हमें सांस लेने में और हार्मफुल सनलाइट के, यानी कि जो एटमोस्फेयर है जो हमारा एक एयर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसको सांस लेने में हमें हेल्प करता है, और यही एटमोस्फेयर हमें बचाता है सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेस से, सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेस। अब आते हैं, ये जो हमारा एटमोस्फेयर है, ठीक, अर्थ के ऊपर जो एटमोस्फेयर है ये लगभग 1600 किलोमीटर ऊपर तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और इस एटमोस्फेयर को हम लोग डिफरेंट लेयर में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। यानी कि जो अर्थ पे एटमोस्फेयर है इसको हम लोग डिफरेंट लेयर में डिवाइड किए हैं। अर्थ के सरफेस से जो लगा हुआ लेयर है एटमोस्फेयर का, उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मेसोस्फेयर के बाद थर्मो के बाद एक्सोस्फेयर। फिर आते हैं, एटमोस्फेयर है ये जो बहुत डिफरेंट गैस से बना हुआ है, जिसमें लगभग 28% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। कितना, 28% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। और उसके बाद जो बचा है वो छोटा अमाउंट में लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अदर गैस है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं आपको ज़्यादा जानना है, बस यही जानना है कि जो थिन लेयर ऑफ जो हमारा गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ है उसको हम लोग एटमोस्फेयर बोलते हैं। ये जो एटमोस्फेयर है लगभग 1600 किलोमीटर एबव तक एक्सटेंड है। ठीक, इस एटमोस्फेयर को हम लोग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट लेयर में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर है एक्सोस्फेयर। ये जो डिफरेंट लेयर है उसको हम लोग टेम्परेचर के अनुसार क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। इस पे जो मेजर जो हमारे पास गैस है वो मेजर गैस में नाइट्रोजन है जो 28% है और 21% ऑक्सीजन है, और 1% में आता है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, और कौन आता है, अदर गैसेस। कोई दिक्कत, ठीक। जो हमारा एटमोस्फेयर है यानी कि जो गैसेस का यानी कि ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो सी लेवल पे है, यानी कि अर्थ के लेयर से चिपका हुआ जो पार्ट है यानी कि जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के सबसे जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन का जो डेंसिटी है वो क्या है, मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा और हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लोग माउंटेनियस इलाका में जाते हैं, क्लाइंबिंग करने जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर का क्या करना पड़ता है, जरूरत पड़ता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक, अपने एटमोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। फिर जैसे जैसे ऊपर भी जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, आते हैं एटमोस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ है, या द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। इस एटमोस्फेयर को पकड़ के अर्थ के आसपास कौन रखा है, तो अर्थ का ग्रेविटी है। जो अर्थ का ग्रेविटी है उसी के कारण हमारे अर्थ पे एटमोस्फेयर है। अगर ग्रेविटी नहीं रहता तो एटमोस्फेयर नहीं होने का चांस ज़्यादा हो जाता। ठीक, यही जो एटमोस्फेयर है हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करता है, बचाता है। अब ये जो डिफरेंट गैस के लेयर हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है वह है नाइट्रोजन जो 28% है, जो प्लांट के ग्रो में बहुत ही हेल्पफुल। उसके बाद ऑक्सीजन है जो हम लोग को सांस लेने में जरूरी है, ऑक्सीजन 21%। और जो अदर गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ओजोन है, ये लगभग 1% है। और इसमें वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल भी है।
जो अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर है। जो सबसे निचला एटमोस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटो के पास मेसो, मेसो के बाद थर्मो, थर्मो के बाद एक्सोस्फेयर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो अभी हम लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस अभी आपको याद करना है कि ज्योग्राफी में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और जो वर्ड है उसको आपको याद करना है। जैसे कि एटमोस्फेयर क्या होता है, यानी गैसियस लेयर ऑफ द अर्थ। कौन कौन से मेजर गैस से बना हुआ है? तो है नाइट्रोजन 28%, ऑक्सीजन 21%, और 1% में है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ओजन। ठीक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा एटमोस्फेयर है उसको टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेयर में कन्वर्ट किए हैं, डिवाइड किए हैं। पहला जो लेयर है जो अर्थ से सटा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, फिर हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटो, फिर आता है थर्मो, फिर आता है मेसो, और उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। फिर अभी ये भी पता होना चाहिए जो एयर का सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेंसिटी है, जो मैक्सिमम डेंसिटी है, वो अर्थ के सरफेस के आसपास है, यानी कि सी लेवल पे है। और जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊपर हाइट पे जाएंगे, यानी कि माउंट एवरेस्ट पे हम लोग चढ़ाई करेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर का डेंसिटी खत्म होगा, एयर का डेंसिटी कम होगा, और जैसे जैसे एयर का डेंसिटी कम होगा तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। फिर टेम्परेचर, जैसे जैसे हम लोग एटमोस्फेयर में यानी कि अर्थ के ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा और प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इतना ही आपको यहाँ पे जानना है। फिर आपको जानना क्या था हाइड्रोस्फीयर में, तो आपको यही पता है कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। तो जो वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ है, वाटर डोमेन ऑफ द अर्थ है, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो वाटर के डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फॉर्म हैं, जितने भी फॉर्म हमारे अर्थ पे वाटर के एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे फॉर्म मिल के हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। यानी कि हाइड्रोस्फीयर में वाटर वेपर भी आता है, आइस भी आता है, रिवर वाटर भी आता है, ओशियन वाटर भी आता है, अंडरग्राउंड वाटर भी आता है। ठीक, फिर हम लोग पढ़े कॉन्टिनेंट के बारे में। तो किस कॉन्टिनेंट से कौन सा लैटिट्यूड पास करता है और किस किस कंट्री से होकर के पास करता है, कौन सा जो कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, और उसको सीक्वेंस में आप अरेंज कर सकते हैं। और जहां पे ये तीनों यानी कि हाइड्रो, लिथो और थर्मो, तो थर्मो कहते हैं एटमोस्फेयर, जहां पे ये तीनों डोमेन अर्थ का इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, वहां पे एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर, जहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। यानी कि जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन होगा, लिथो, बायो, लिथो, हाइड्रो और एटमोस्फेयर का, जहां पे ये तीनों डोमेन कौन कौन, लिथो, हाइड्रो और एटमोस्फेयर, जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन होगा, तीनों जुड़ेगा, तो वहां पे लाइफ भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस जान लो, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंस। जो हमारा एटमोस्फेयर है एयर प्रोवाइड करता है जो हम सांस लेते हैं, फिर ये हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से क्या करता है, बचाता है। ये कंट्रोल करता है वेदर और क्लाइमेट को, ये हेल्प करता है वाटर साइकिल में। और एटमोस्फेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटी है, और विदाउट एटमोस्फेयर अर्थ क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे एटमोस्फेयर है, इसी के कारण यहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर क्या है, डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि जहां पे एटमोस्फेयर यानी कि गैसियस डोमेन ऑफ द अर्थ, जहां पे सॉलिड डोमेन ऑफ द अर्थ और जहां पे हाइड्रो डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट करेंगे, वहीं पे जो लाइफ है, ये लाइफ है क्या करेगा, एग्जिस्ट। यानी कि द इंटरेक्शन, जहां पे ये तीनों का इंटरेक्शन होता है, लिथो, हाइड्रो, एटमोस्फेयर का, वहीं पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड यानी कि लिथोस्फीयर, द वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एंड द एयर द एटमोस्फीयर, जहां पे ये क्या है, बायोस्फीयर बनता है। तो बायोस्फीयर क्या है, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, ये जो जोन है, यानी कि इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक प्लेनेट, यानी कि इस बायोस्फीयर के कारण, यानी कि ये जो नैरो जोन एग्जिस्ट करता है, इसके कारण, ये तीन मेजर डोमेन के एग्जिस्टेंस के कारण, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, ये तीनों के इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे बायोस्फीयर क्रिएट होता है। और इसी बायोस्फीयर के कारण यहाँ पे इस प्लेनेट पे जो सबसे यूनिक है, जो लाइफ है, एग्जिस्ट करता है। और ये जो हमारा बायोस्फीयर है, ये क्या है, ये इंटरेक्शन है तीन डिफरेंट अर्थ के डोमेन्स। ठीक, और इस बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप के स्पेसीज हैं, ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप है। फिर वो ऑर्गेनिज्म का वेरियस साइज है, यानी कि फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स लाइक व्हेल एंड एलिफेंट। फिर वहाँ पे क्या है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर्स टू द बायोस्फीयर फॉर द सर्वाइवल।
बायोस्फीयर वाटर। देखो बस आपको यही याद रखना, बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे अर्थ के 3 मेजर जो डोमेन, लिथो, हाइड्रो और एटमोस्फीयर, जहाँ पे ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट। तो अर्थ के सरफेस पे ये तीनों डोमेन एग्जिस्ट करता है, इसलिए 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 अर्थ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल। लेकिन जब आप इसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं, फिर लाइफ खतरा में आ जाता है, पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में broadly be divided into the plant kingdom and बायोस्फीयर यानी कि लाइफ पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि डोमेन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो लाइफ है, ये लाइफ को हम लोग 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए हैं, एक फ्लोरा है और दूसरा फाउना है, जो क्लास 7 के पहला चैप्टर में आपको पढ़ने को, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, जो भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, उस लाइफ को हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक प्लांट यानी कि फ्लोरा में और दूसरा एनिमल यानी कि फाउना में। यानी कि द 3 डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन द सेम वे और द अदर। ये जो तीनों डोमेन है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग फॉरेस्ट और फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फॉरेस्ट रिमूवल ऑफ या फास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम। सिमिलरली द अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड्स happened in the case of tsunami recently. The part of Andaman and Nicobar Island submerged under the water body. Discharge of the waste material into the lakes and the river and the waste unsuitable for the। देखो ये जो बायोस्फीयर है, ये 3 जो मेजर डोमेन है जिसके इंटरेक्शन से बायोस्फीयर बना है, अगर इसमें से किसी भी एक डोमेन को हम अफेक्ट करते हैं तो जो दूसरा रेस्ट जो डोमेन है उसको अफेक्ट करेगा। अगर हम लोग लिथोस्फीयर को अफेक्ट करेंगे तो हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर अफेक्ट होंगे। अगर हम लोग हाइड्रोस्फीयर को अफेक्ट करेंगे तो लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर अफेक्ट होंगे। अगर एटमोस्फीयर को अफेक्ट करेंगे तो लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर अफेक्ट करेंगे। तो तीनों को हेल्दी रहना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर जैसे कि देखो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट को क्लियर किया अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और अपने बिल्डिंग के लिए। जब हम लोगों ने फॉरेस्ट क्लियर किया तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉइल इरोजन, जब सॉइल इरोजन हुआ तो मेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में, वो सॉइल के अपर मोस्ट लेयर में होते हैं। सॉइल का भी डिफरेंट लेयर है। जब हम लोग सॉइल पढ़ेंगे क्लास 7 या क्लास 8 में, वहाँ पे हम लोग डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो अपर जो लेयर होता है सॉइल का, वहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब आप वहाँ से प्लांट को या फॉरेस्ट को क्लियर करते हो तो वहाँ से जब वाटर रन करता है, रेन वाटर या फ्लड वाटर, वो सारा जो न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होता है उसको बहा करके समुंदर में या रिवर में लेके चला जाता है। यानी कि वो जो पार्ट है अब लिथोस्फीयर का, वो फर्टाइल नहीं रहेगा पहले के जैसा, जो हमारी लाइफ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो बायोस्फीयर को अफेक्ट करेगा ये तीनों जो हमारे मेजर जो डोमेन है, लिथो, हाइड्रो और एटमोस्फीयर। अगर ये तीनों अफेक्ट होंगे तो यहाँ पे बायोस्फीयर भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। जैसे कि देखो हम लोग इमिशन इजेक्ट करते हैं, यानी कि निकालते हैं इंडस्ट्रियल से, थर्मल पावर प्लांट से, व्हीकल से, जो हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एयर में घुलेगा तो जो CO2 का मात्रा जो इंक्रीज होगा, उसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमोस्फेयर में आएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये इस हीट को, सन हीट को क्या करेगा, फिर से बार बार ट्रैप करके हमारे एटमोस्फेयर में रखेगा, जिसके कारण हमारे एटमोस्फेयर का, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके कारण अर्थ पे क्या होंगे, जो रिवर वाटर या जो भी वाटर बॉडीज है वो क्या होना, ड्राई होना स्टार्ट करेंगे। ये जो फिर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है ओशियन में, यानी कि ओशियन वाटर में जो एसिडिटी का मात्रा है वो इंक्रीज होता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी एक डोमेन को अफेक्ट करेंगे तो अगला 3 डोमेन या 2 डोमेन है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। बस आपको इतना ही अभी क्या जानना है, जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो कॉन्टेक्ट है, किसके किसके बीच का, वो नैरो कॉन्टेक्ट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर का। यानी कि ये जो लिंक है, ये जो नैरो जोन है, यही नैरो जोन में लाइफ एग्जिस्ट।
अगर किसी एक जोन को हम लोग अफेक्ट करेंगे तो ये दोनों जोन अफेक्ट होगा, और ये दोनों जोन अफेक्ट होगा तो हमारा यहाँ पे बायोस्फीयर क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो ये तीनों को स्वस्थ रखना हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई दिक्कत है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।